वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी छात्र छात्राओं का कक्षा में ऑनलाइन शिक्षा की कक्षा में स्वागत है। प्रिय छात्रों, हम पढ़ रहे हैं 11वीं क्लास का पाठ नंबर 2 आंकड़ों का संकलन। और इस चैप्टर में हमारा एक टॉपिक रहता था। उस टॉपिक का नाम है प्रश्नावली तथा अनुसूचियों में निर्माण प्रक्रिया के गुण। इस चैप्टर का ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, इस पर आप थोड़ा सा अच्छा गौर करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले प्रश्नावली अनुसूचियों के निर्माण का गुण क्या है, हम इससे बात करेंगे। प्रश्नावली अनुसूचियों के निर्माण का प्राथमिक आंकड़ों के संकलन में एक विशेष महत्व है। प्रश्नावली अनुसूचियों में बिल्कुल एक जैसे प्रश्न होते हैं। इन दोनों में अंतर इतना होता है कि प्रश्नावली में सभी प्रश्न सूचनाएं सूचकों द्वारा लिखी जाती है, तो इसके विरुद्ध सूचियां घटकों द्वारा सूचकों से पूछकर करनी जाती है। क्लियर? देखिए, दो बातें बताइए आपको, एक प्रश्नावली और एक अनुसूची। तो प्रश्नावली में हम प्रश्न दे देते हैं, प्रश्न देने वाला ही खुद अपने हाथ से प्रश्न लिखता है। जबकि अनुसूची है, इसके लिए एजेंट या कई गणक नियुक्त किए जाते हैं। इकोनॉमिक्स की भाषा में गणक बोलते हैं इसको। एक स्पेशल आदमी को भेजा जाता है जो प्रशिक्षित होता है, प्रशिक्षण लेके जाता है, वो उससे प्रश्न पढ़ता है, अपने हाथ से प्रश्नों को लिखता है। इसके बाद हम आपके प्रश्न देते हैं एक अच्छी प्रश्नावली की। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस बात का, एक अच्छी प्रश्नावली क्या होना चाहिए। सबसे पहले क्वालिटी जो कि गुड क्वालिटी क्वेश्चन है में क्या क्या बढ़िया क्वालिटी है, क्वालिटी होनी चाहिए। सबसे पहले क्वालिटी प्रश्नों की संख्या कम होनी चाहिए। प्रश्नावली में प्रश्नों की संख्या अनुसंधान के क्षेत्र के अनुसार ही होनी चाहिए, परंतु जहां तक संभव हो इनकी संख्या कम से कम होनी चाहिए और प्रश्न अनुसंधान से संबंधित होने चाहिए। पहली समझ आएगी कि प्रश्नों की जहां तक संभावना हो, आप प्रश्नावली बनाते समय कम से कम प्रश्न रखें ताकि आपको बोर ना हो और आपको प्रश्न को उत्तर दे सकें। दूसरा, सरलता। इसमें बड़े सरल प्रश्न रखने चाहिए, अपने कठिन प्रश्न पर भी नहीं रखने चाहिए। यदि आप कठिन प्रश्न रखेंगे तो आप जो प्रश्न देने वाला वो उदासीन होगा और प्रश्न को नहीं दे पाएगा। इसलिए आपने कोशिश की कठिन प्रश्न छोटे हों, संक्षेप हाँ या ना में हो या गलत ठीक में हो, छोटे से छोटे प्रश्न पूछना चाहिए, असम पूछे जाना चाहिए। प्रश्नों का उचित क्रम, प्रश्नों का क्रम भी उचित होना चाहिए, आगे पीछे नहीं होना चाहिए, एक तरह उनका क्रम में होना चाहिए। जैसे कि हम पूछेंगे तुम्हारे पिता क्या नाम है, माता का क्या नाम है, कितने भाई बहन और कितने हो, एक स्टेप बाइज पूछते हैं। ये नहीं कि पहले पूछा कितने बहन भाई हो, तुम्हारे पिता क्या नाम है, तो विशेष क्रम बना के हम प्रश्न पूछने चाहिए। तो अगला है उचित प्रश्न, अनुचित प्रश्न नहीं होना चाहिए। प्रश्नावली पर ये विशेष ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे प्रश्न नहीं होने चाहिए जिससे कि उत्तर देने वाले को भेज पहुंचे। प्रश्नावली से प्रश्न की जल्दी देने वाले के मान समाप्त हो सकता है, कभी में उत्तर करना चाहिए ताकि उत्तर दे। पांचवा है मतभेद रहित प्रश्न ऐसे होने चाहिए जिनको उत्तर बिना किसी पक्षपात के दिया जा सके। इसके प्रकार प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहिए जिससे किसी प्रकार की मतभेद की संभावना हो, मतभेद की संभावना बनती हो तो क्वेश्चन ऐसे निकाल देना चाहिए। अगला, गणना इस प्रकार के प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहिए जिनमें उत्तर देने वाले किसी प्रकार की गणना करनी पड़े। पहले भी मैंने कहा कि प्रश्न कम से कम छोटे से छोटे प्रश्न पूछने चाहिए, इस तरह भाषा में पूछनी चाहिए, जिस जहाँ जो घटा गणती करनी पड़ेगी वो प्रश्न देने में वो कतराएगा। अगर पूर्व परीक्षण, प्रश्नावली को अंतिम रूप देने से पहले उसका एक परीक्षण कर लेना चाहिए। इसके लिए कुछ सूचकों से प्रयोग करके रूप में प्रश्न पूछे जाना चाहिए। इनमें के उत्तर में कोई कठिनाई महसूस की जाती है तो उसमें आवश्यकता अनुसार प्रयोग कर लेना चाहिए। यानी एक बार आपको शिक्षित करने जो आपको उसमें बनाए लोग क्या करना है, उसके बाद प्रैक्टिकली कुछ लोगों का उसका प्रयोग कर लेना चाहिए ताकि आसानी रहे। लेकिन उनकी प्रयोग कर लेना पता चल जाएगा कि संशोधन की क्या आवश्यकता है, संशोधन किया जा सकता है। अगला निर्देश, प्रश्नावली को भरने के लिए उसमें स्पष्ट निर्देश देने चाहिए। सत्यता की जांच, प्रश्नावली में ऐसी भी प्रश्नावली होना चाहिए जिससे लोगों की सत्यता का पता चल सके। और 10वां है प्रश्नावली लौटाने की प्रार्थना। प्रश्नावली को भरकर वापस लौटाने की प्रार्थना की जानी चाहिए। यह भी यकीन दिलाया जाना चाहिए कि सूचना उत्तर की जाएगी। प्रश्नों की प्रकृति के उदाहरण, जो हमारा टॉपिक ऐसी है वह है प्रश्नों के प्रकृति के उदाहरण। हम प्रश्न के उत्तर दिखा रहे हैं किस प्रकार के प्रश्न दिया हमने,
प्रश्नावली में प्रश्न हो सकते हैं। नंबर एक सामान्य विकल्प के बारे में आपने प्रश्नावली में बस इसके प्रश्नों के हाँ ऐसे उत्तर रखने जिसमें हाँ या नहीं का जवाब देना हो अथवा सही या गलत ज़्यादा लिखना ना। दूसरे उदाहरण के लिए क्या आपके पास कार है, हाँ या नहीं। बहुविकल्प के प्रश्न किसी विषय के समझने के प्रकार विकल्प हो सकते हैं, तो बहुविकल्प के प्रश्न पूछने उचित होते हैं। इन प्रश्नों के संभावित प्रश्नावली छुट्टी होती है, सूचना देने वालों में से किसी एक पर निशान लगा देता है, जो कि आजकल परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। ऑप्शन टाइप क्वेश्चन जिसको बोलते हैं, विकल्प ऑप्शन टाइप क्वेश्चन भी रखने चाहिए। अगर उदाहरण के इसमें उदाहरण दिया आपके घर में गाड़ी किस साधन में आते हैं, किया है पैदल, बस द्वारा, साइकिल द्वारा, मोटरसाइकिल द्वारा। अब ये उसके ऊपर डिपेंड करते उत्तर देने वाले के ऊपर कि वो किसके द्वारा आता है, उसको कितना इस तरह के प्रश्न। अगर विशिष्ट जानकारी देने वाले प्रश्न तीन प्रश्नों के द्वारा केवल विशिष्ट जानकारी प्राप्त की जा सकती है। उदाहरण के लिए आप दूसरी कक्षा में पढ़ते हैं, आपको मासिक कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं, परमात्मा की जानकारी नहीं कर सकते। आगे रखा है खुले प्रश्न। इन प्रश्नों के उत्तर देने में सूचना को आपने विचार करने का अवसर भी प्राप्त होता है, लेकिन आधा संदेश होना नहीं, आधा संदेश उसका उत्तर छोड़ दिया तो अपना पक्ष रख सकता है। उदाहरण के लिए भारत में शिक्षा सत्र कैसे बढ़ाया जा सकता है, भारत में जनसंख्या नियंत्रण कैसे किया जा सकता है, इस प्रकार के छोटे छोटे प्रश्न भी रखे हैं। अब हमारा इसी चैप्टर का एक भाग रहता था आपका जो मैं चल वाली वीडियो में बताया था आपको प्राथमिक आंकड़ों के बारे में बताया था। उसमें हमने जो आंकड़े संकलन करने की दो विधि बता रही थी, एक प्रश्नावली द्वारा, दूसरी नंबर द्वारा। हम आज प्रश्नावली की बात कर रहे थे और आज का जो दूसरा कटौती दूसरा पहलू रहता है व्यक्ति का प्रोडक्शन ऑफ द सेकेंड डेटा। निरुक्तिक आंकड़ों का एकत्रित करने की दो स्रोत हैं, प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत कॉमर्शियल पब्लिक सोर्स ऑफ द सेकेंडरी डाटा। प्रकाश स्रोतों से हमारा उन सरकारी विभागों, संस्थाओं, एजेंसीज हैं जो निरंतर सरकारी आर्थिक मासिक आधार पर भी आंकड़ों का प्रकाशन करते रहते हैं। निरुक्तिक के आंकड़ों के मुख्य प्रकाश स्रोत निम्नलिखित हैं। नंबर एक सरकारी प्रकाशन, भारत की केंद्रीय तथा राज्य सरकारों के मंत्रालय तथा विभाग विभिन्न विषयों से संबंधित आंकड़ों को प्रकाशित करते हैं। यह आंकड़ों की काफी उपयोगी तथा विश्वसनीय होते हैं। प्रमुख सरकारी प्रकाशन कुछ हैं, जैसे उदाहरण स्टैटिस्टिक्स, वेबसाइट ऑफ इंडिया, लेबर गजट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बजट, एक्स्ट्रा। इसका नंबर तो है आदि सरकारी प्रकाशन, सरकारी संस्थान जैसे नगर पालिका, नगर निगम, जिला परिषद आदि भी कई वर्गों से संबंधित आंकड़े जैसे जन्म, मानव शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के प्रकाशित करते रहते हैं। यहाँ लोगों को विश्वसनीय अनुसंधान के लिए बहुत उपयोगी है। अगले समितियों और आयोगों की रिपोर्ट, सरकार द्वारा जो विभिन्न समितियाँ और आयोग की रिपोर्ट में महत्व वाले संकलित होते हैं। उदाहरण के लिए वित्त आयोग, योजना आयोग द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट हमें प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है व्यापारिक समूह के प्रकाशन। बड़े बड़े व्यापारी स्वयं भी अपने अपने अनुसंधान तथा सांख्यिकी विभाग द्वारा एकत्रित आंकड़ों को प्रकाशित कर देते हैं। उदाहरण के लिए चीनी की संघ है, चीनी के कारखानों से संबंधित आंकड़े प्रकाशित करते हैं। नंबर 5 अनुसंधान संस्थाओं के प्रकाशन। विभिन्न विश्वविद्यालयों तथा अनुसंधान संस्थाओं अपने शोध कार्य के लिए परिणाम प्रकाशित करते रहते हैं। उदाहरण के लिए भारतीय सांख्यिकी संस्थान, व्यापक व्यवहारिक आर्थिक शोध की राष्ट्रीय कृषि साधन संस्थाएं कई प्रकार के प्रकाशित करते हैं। और छठा है पत्र तरीका है। आपने देखे अखबार में बहुत सारे आपको अपने मिल जाएंगे। कई समाचार पत्र जैसे इकोनॉमिक्स टाइम्स पत्रिकाएं, दस योजना, एक्स सप्ताह आदि जो भी अपने करती रहती है। उसके बाद आपका व्यक्तिगत अनुसंधानकर्ताओं के प्रकाशन। व्यक्तिगत अनुसंधानकर्ता भी अपने अनुसंधान संबंधी आंकड़ों को एकत्रित करके उनका प्रकाशन करवाते हैं।